LR सर्किट। ठीक है, अभी सुनो, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे और उसको मतलब क्या बोलते हैं, इन फेज में थे। इंडक्टिव सर्किट में क्या था, वोल्टेज लीड क्या था, करंट लैग क्या था, है ना। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ, करंट लीड कर गया, वोल्टेज लैग कर गया, और कुछ न्यूमेरिकल करके क्लास को खत्म किए थे। अच्छा, अब हम लोग मतलब क्या पढ़ेंगे, और प्योर नहीं रहा, क्या मिल गया उसमें, आर मिल गया, इम्प्योर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सुनो, रेजिस्टर और ये इंडक्टर है ना। अच्छा, सेम आएगा, सुनो, इधर इंडक्टर है ना, इंडक्टर है ना, इसका मतलब इधर भी मेरा वोल्टेज ही लीड करेगा, लेकिन और 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, कुछ एक एंगल होगा। वो कुछ क्या है, वो कुछ क्या होगा देखेंगे अभी, समझ में आया ना। और 90 डिग्री लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि और ये प्योर नहीं रहा। ठीक है, लिखते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, VR, ये क्या है, VL, यही तो है। सुनो, तो इधर VR क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी, V0 अक्रॉस व्हाट, R। ये VL क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी, ये VL मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दिस, ये क्या गिवन है, V0। ध्यान से सुनो, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। ये वोल्टेज कुछ इधर बढ़ गया, कुछ इधर बढ़ चुका है। अब इधर इधर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इधर कुछ अलग वोल्टेज होगा, इधर कुछ अलग वोल्टेज होगा, जो पीक वोल्टेज, ये इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, V0R V0L। अच्छा, देखो इधर क्या होगा मेरा, प्लस π/2, ये क्या होगा, इसमें जो होगा ये थोड़ा लीड करेगा, क्या करेगा, ये थोड़ा लीड करेगा। अच्छा, मैं इधर क्या लिख रहा हूं, I0, ये क्या होगा, I0 क्या होगा, साइन ओमेगा टी, ये फिर I दे दिया है साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फिर मेरा V0 टोटल क्या बनेगा, इसको मिला के जो बनाएगा ये। ठीक है, हाँ, VR प्लस VL मिलके इधर V0 आएगा। ये जो V0 लिखा हूं ना, ये मिक्सर ऑफ व्हाट, V0R प्लस V0L। ठीक है, बोलो। हाँ, इसमें जो वोल्टेज आएगा ना, इसमें जो वोल्टेज आएगा इससे π/2 ज्यादा आएगा, इसमें जो भी ड्रॉप होगा इसमें π/2 ज्यादा लीड करेगा, इसमें जो भी ड्रॉप हुआ इसमें जो होगा ऐसे ही आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, कुछ साइंटिफिकल वे में ही आएगा। अच्छा, क्या जाना, मतलब इसका शेप मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगर ऐसे है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप कैसे आ रहा है, इधर कुछ वोल्टेज दे रहा हूं तभी ना आ रहा है, तो इधर मान लो मैं ये वोल्टेज दे रहा हूं, तो ये कुछ इसमें बढ़ गया, कुछ इसमें बढ़ गया, लेकिन इसमें जो बटा है वो ये है, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है, और इसमें जो है ये क्या है, अपोजिट फेज में रहेगा। इसमें जो भी वोल्टेज आएगा इससे π/2 ज्यादा आएगा, अपोजिट बोल रहा हूं, सॉरी, ज्यादा आएगा इससे, है ना, ये π/2 ज्यादा आएगा। अच्छा, तो देखो कैसे होता है, देखो सुनो, V0 स्क्वायर, सुन लो, इज इक्वल्स टू V0R स्क्वायर प्लस V0L स्क्वायर। ये ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, ये जो V0 का स्क्वायर क्या होगा, V0R स्क्वायर प्लस V0, ये समझ में आया, ये जो बोल रहा है दोनों मिला के है, कैसे मिले हैं, ऐसे मिले हैं, बात समझ में आ रहा है। हाँ, रूट ओवर कैसे होता है, ये क्यों हुआ ऐसे, ऐसे क्यों करा है, तो सुनो, अगर मैं इसको मानूंगा V0R, अगर मैं इसको मानूंगा ये, क्यों, और ये करंट भी यही होगा, है ना,
क्यों? क्योंकि रेजिस्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इधर बोलो मेरा इंडक्टर फिर कहां पर आएगा, करंट से 90 डिग्री ज्यादा आएगा। इसका मतलब देखो, अगर ये करंट है तो करंट से 90 डिग्री ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब ये देखो, समझ पाए, देख पा रहे हो 90 डिग्री, 90 डिग्री लीड पे है। अच्छा, कब होता 90 डिग्री? जब ये प्योर होता। क्या क्या अभी क्या ये मतलब प्योर है? नहीं, इसीलिए ये वोल्टेज ऐसे होगा थोड़ा, ये होता है V0। समझ पाए? ये VL ऐसे गया, V0 ऐसे गया। अब ये तो प्योर है नहीं कि ये और ऐसे रहेगा, है ना। ये मेरा क्या है, सर्किट और प्योर नहीं है, प्योर इंडक्टिव नहीं है, रेजिस्टर आ चुका है, तो इसका ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। समझ में आया? और यही ये जो रिजल्टेंट मिला के क्या है, ये जो बोलो ना मिला के कैसे मिले हैं, ऐसे मतलब है ना कि डायरेक्ट ऐड कर देना, नहीं, मैं बोल रहा हूं ये और ये मिलके ये बना है। कैसे मिले हैं ये, ऐसे कैसे आया ना, आई और आर दोनों सेम फेज में हैं, ड्रॉ कर लिया, है ना। और आई जो भी होगा उससे 90 डिग्री लीड करेगा कौन, इंडक्टर का पोटेंशियल, है ना, इंडक्टर का पोटेंशियल कर लिया। अब देख रहा हूं ये दोनों ऐसे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, प्योर नहीं है, इसीलिए। समझ में आया? ये जो एंगल बना है इसको क्या बोलते हैं, फाई। क्या बोलते हैं, फाई। समझ में आया? हाँ। और इसीलिए देखो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसीलिए देखो एक बार, ये मेरा क्या है V0 L, तो देखो ये VR और ये V0 L, P और ये B और H का फॉर्मूला। समझ में आया? तो ये क्या है, रूट ओवर ऑफ I0 R का स्क्वायर प्लस I0 XL का स्क्वायर। I स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो रूट ओवर है, तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XL का, ठीक है। ये क्या है V0, तो V0 इज इक्वल्स टू I। इसी को क्या बोलते हैं, Z। क्या बोलते हैं, Z इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस, ठीक है। सुनो, इम्पेडेंस हिंदी में रेजिस्टेंस को रोध बोलते हैं, रिएक्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रतिघात। करंट को प्रवाह, ये तो क्या है, ये तो Z मतलब क्या, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L या XL का स्क्वायर। ये Z मतलब क्या है, प्रतिघात। इम्पेडेंस क्या है, इम्पेडेंस। ये सब इम्पेडेंस, ये क्या डेफिनेशन, नहीं डिफिनेशन किया चाहिए। अच्छा, अब देखो ये देखो R है, ये I0 है, ये XL है ना, और ये क्या मिलेगा मुझे, Z मिला। देखो, अरे बस इसके जगह में इसका वैल्यू पुट कर, बस Z। अब ये क्या मिला मुझे, XL, है ना, और ये देखो R मिला है। अच्छा, तो क्या लिखूंगा इधर, फाई। ये मेरा क्या है, फाई। तो tan फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, XL बाय R P बाय B। और फाई मतलब फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स XL बाय। ये फेजर डायग्राम समझ में आया है कि नहीं, मुझे बोलो। करंट और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। तो अब बोलोगे तुम सर तो आप ऐसे ड्रॉ किए थे, और ऐसे भी तो था, तो जैसे करंट जा रहा था वैसे ही तो वोल्टेज जा रहा था, वही तो सेम फेज है। मान लो मैं इसको ऐसे ड्रॉ किया हूँ, ये सेम फेज में है, तो इसका जो वोल्टेज है वो लीड कर जाएगा, और जो इसको मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वही तो इसका वैल्यू है। और उसी तो देखो I0 Z ही तो आया, उसी को बस में I0 है ये। तो ये देखो सब में बस में क्या है, I0 XL, है ना, ये क्या है, I0 XL था, और ये क्या है, I0 Z था, ये क्या था, I0 R था। I0 सबका कैंसिल करके बस ये रेजिस्टेंस का ही मैं बस लिखा हूं।
ये बस दिखाने के लिए किया हूँ, ये आई नॉट है, ठीक है। और इधर क्या होगा, मेरा वोल्टेज लीड करेगा बाय करंट बाय फाई एंगल, और 90 डिग्री नहीं होगा। समझ में आया? तो देखो अब क्या है, सीरीज आरसी सर्किट। अच्छा, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में क्या होता था, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में क्या होता था, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री हो रहा था। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर था, और क्या हो रहा था, ये जो वोल्टेज है ना, वो क्या हो रहा था, लैग कर रहा था, और करंट लीड कर रहा था बाय एंगल 90 डिग्री। लेकिन अभी क्या है, क्या ये प्योर है? नहीं, उसके साइड में मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो ये प्योर तो नहीं है। अच्छा, तो देखो करंट अगर ये फ्लो हो रहा है, अच्छा जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट था तब हो क्या रहा था, बोलो, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, सेम फेज है ना। रेजिस्टर के लिए मतलब क्या था, सेम फेज। करंट अगर इस डायरेक्शन में है ना, इसका जो फेजर डायग्राम, इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें था, बोलो, करंट अगर ये है, वोल्टेज नीचे आएगा, है ना। करंट और वोल्टेज, वोल्टेज करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज। अच्छा अब सुनो, देखो करंट मेरा क्या है, ओमेगा टी, तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो भी मेरा क्या आएगा, वी आर ऑफ टी। कितना आएगा, वी नॉट आर, मतलब इसका इसमें ड्रॉप हो रहा है साइन ओमेगा टी। ये दोनों देखो सेम फेज में है, ओमेगा टी सेम फेज में है। अब देखो ये वी सी ऑफ टी, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सुनो, ये जो पीक वोल्टेज मेरा क्या है, पीक वोल्टेज में सप्लाई कर रहा है साइन ओमेगा टी। क्या होगा, अगर करंट ओमेगा टी है तो वो पीछे आएगा, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर प्योर होता, मैं पहले इसको कंसीडर किया, फिर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। समझ पा रहे हो, ये क्या है, मैं इसको मान रहा हूं अभी प्योर है, तो क्या हो रहा है, -π/2, ठीक है। तो मेरा पीक वैल्यू मतलब क्या होगा, ये पीक वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर, आई इंटू एक्स, आई नॉट स्क्वायर बाहर में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये, और ये मेरा क्या हुआ, जेड। तो जेड इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर मेरा क्या होगा, देखो, तो ये मेरा क्या, जेड, जेड मतलब क्या है, इम्पेडेंस, मतलब क्या, इम्पेडेंस। अच्छा अब देखो, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 5 हो जाएगा, है ना। प्योर में मतलब क्या हो रहा था, 90 डिग्री। अब ये प्योर नहीं, ये आरसी सर्किट है, उस टाइम मतलब क्या होगा, 5 होगा। और 5 क्या है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो प्योर रेजिस्टर मतलब क्या हो रहा था, देखो इसको बंद करो, ये प्योर रेजिस्टर ये हो रहा था, और कैपेसिटर मतलब क्या हो रहा था, करंट अगर इस तरफ है, वोल्टेज इस तरफ है। अब मेरा नेट वोल्टेज ये जाएगा, इसीलिए मैं इसको लिखा था ऐसे। समझ पा रहे हो, अरे वेक्टर सम ये है, वेक्टर सम। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस्ट ये 90 डिग्री, इसलिए 0। अब मैं इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिख रहा हूं। तो देखो ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या है, इम्पेडेंस, ये नेट, ठीक है। और मैं इसको इधर पुट किया, है ना, तो tan phi इक्वल टू कितना आएगा, XC/R, और इसको इन्वर्स कर दिया। बोलो, न्यूमेरिकल इसका थोड़ी देर में करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हेडिंग लगाओ, सीरीज LCR सर्किट। अच्छा, तो सीरीज LCR सर्किट, तो देखो LCR सर्किट में तीनों LCR तीनों प्रेजेंट है। तो देखो पहला क्या है, VL, VC और ये VR, कितना ड्रॉप हो रहा है। ये मेरा क्या है, ये मैं वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो V0R क्या है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, जो पिक वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है इसमें R में। और ये L क्या है, L में कितना पिक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। V0C मतलब क्या, V में कितना पिक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो बोलना, ठीक है। हाँ, तो सुनो, देखो V0RT करंट को देखना है और इसका इक्वेशन लिखना है। करंट को देखो क्या है, फेज ओमेगा टी, तो इसमें जो होगा, इसमें वी आर ऑफ टी में क्या होगा, सेम फेज में रहेगा, फेज दोनों सेम होगा।
वी नॉट एल, ये मेरा क्या है, पीक ड्रॉप हो रहा है। तो देखो करंट कितना है ओमेगा टी, तो वोल्टेज इसमें तो क्या करेगा, लीड करेगा, क्या करेगा, लीड, प्लस पाई बाई टू। इसमें क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि मेरा करंट क्या करता है, कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। अच्छा अब देखो वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट, है ना, ये मेरा जो मतलब पीक वोल्टेज क्या है, ये जितना पीक करंट हो रहा है इनटू उसका रेजिस्टेंस। इसमें देखो कितना पीक करंट है इनटू रिएक्टेंस, कितना वोल्टेज मिल गया। अब देखो आई वी नॉट आर लिखा, सेम फेज में होता है, करंट से लीड करता है इंडक्टेंस में, करंट से लैग करता है वोल्टेज कैपेसिटेंस में। केस वन देखो, फिर केस वन सुनो, इधर 3 है ना, तो मैं केस वन में क्या मान रहा हूं, इधर जो पिक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। पिक वोल्टेज ड्रॉप क्या है, मैक्सिमम, कहां, किससे, इससे, ठीक है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो देखो ये लिखा, अब क्या होगा, तो देखो फेज डायग्राम को अच्छे से समझो। ये जो था वही लिखा हूं, ये क्या है मेरा, ग्रेटर है, ये क्या है, छोटा है, तो इसको ये बैलेंस करने के बाद जो बचेगा वो, ठीक है। देखो इस तरफ कोई तुमको खींच रहा है, इस तरफ भी कोई तुमको ज्यादा फोर्स में खींच रहा है, ये मान लो तुमको कोई 7 न्यूटन में खींच रहा है, इधर से कोई तुमको 5 न्यूटन में खींच रहा है, तो तुम इस तरफ ही तो आओगे ना, है ना, इस तरफ आओगे, कितना में आओगे, कितना में, 2 में, अरे इधर 7 इधर 5, तो कितना में आओगे तुम, 2 न्यूटन ऊपर जाओगे, इसलिए 2 न्यूटन, ये दिस माइनस दिस, सॉरी। तो V नॉट कितना होगा, देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2ab cos थीटा cos 90 डिग्री है, इसलिए 0 है, और ये दोनों ही बचा है, ठीक है। अब I नॉट इंटू आर स्क्वायर, I नॉट एक्सएल है ना, I नॉट एक्सी स्क्वायर, ये इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, इंपेडेंस, क्या बोलूंगा इसको, इंपेडेंस, जेड मतलब क्या है, इंपेडेंस, तो जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। अच्छा अब इसको थोड़ा रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखो, आई ये आर है, एक्सएल माइनस एक्सी है, और ये जेड है, तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय ये आर, तो क्या है ये एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। तो ये मेरा क्या है, tan फाइ दिस बाय दिस, ये। अब क्या है केस 2, केस 2 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, कौन, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, उसका जो पीक वोल्टेज है ये ज्यादा ड्रॉप हो जा रहा है इधर, ठीक है। केस 1 में इसमें ज्यादा ड्रॉप हुआ था, केस 2 में इसमें ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, सेम फिर फॉलो किया, ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब ये अभी 7 न्यूटन हो गया है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, ये अभी 7 न्यूटन हो गया है, ये अभी 5 न्यूटन हो गया है, तो इसको कितने मतलब जाएगा नीचे, 2 न्यूटन में नीचे जाएगा, तो नीचे जा रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो मैं ये मेरा नेट बनेगा, ये फिर से इसको सॉल्व किया, देखो सेम, आहा ये एक सी माइनस एक्सएल, सॉरी एक सी माइनस एक्सएल, ये एक सी माइनस एक्सएल, ये ठीक है, ये देखा। अब देखो सेम सेम फॉलो, इधर जो स्टेप था इधर वही स्टेप फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पावर इन एसी सर्किट। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वी ऑफ टी आई ऑफ टी, क्यों, ये डीसी में होता है, ये एसी में, क्योंकि एसी करंट टाइम से वेरी करता है, टाइम के हिसाब से, और उसका वोल्टेज ही वेरी करता है, इसीलिए उसको मैं फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हूं। अच्छा तो V ऑफ टी क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और आई ऑफ टी क्या, साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइ, कोई लीड लैग कुछ भी कर सकता है, मैं अभी लिया हूं कि मेरा करंट लीड कर रहा है, देखो प्लस फाइ में कुछ भी ले, इधर माइनस भी ले सकते हो, या इधर प्लस और माइनस फाइ लिख के इसको भी सिर्फ ओमेगा टी लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या है, एवरेज पावर, कैसा है, एवरेज का सिंबल ये भी होता है, और ये डिवीजन है, ये इसके ऊपर बार है, ये ठीक है। अच्छा इस एवरेज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अच्छा तो ये दोनों को लिखा, V नॉट आई नॉट बाहर किया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। अच्छा ए साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी,
अब देखो इधर, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बार और ये बार दे दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, ये 1/2, ये क्या है कॉस फाई, है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज कितना होता है, 0 होता है। ये प्रीवियस में देख लेना, ये लिखाया हूं मैं, है ना, फुल साइकिल के लिए ये सब है, 0 है तो ये बचा, लिखा इसको हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। देखो ये 2 को √2 में तोड़ दिया हूं, तो वी नॉट बाई √2 क्या VRMS है, आई नॉट बाई √2 क्या है IRMS है, ये कॉस फाई। ठीक है, ये कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। अच्छा तो देखो पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा 1, प्योर इंडक्टिव के लिए क्या होगा 0, प्योर कैपेसिटिव के लिए क्या होगा 0। ये फाई क्या है, किसके किसके बीच में एंगल है फाई, V और I के बीच में एंगल है फाई। प्योर में V और I, इसमें क्या था 0 था, इसमें 90, इसमें 90। नेक्स्ट R और L के बीच में क्या होता है, फाई होता है ना। तो देखो ये वाला डायग्राम में RL में ड्रॉ किया हूं, ये वाला डायग्राम RC में भी ड्रॉ हुआ है। तो देखो तो क्या cos फाई मतलब B/H, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो XL और ये R और ये Z है, तो B/H होगा ना, cos फाई B/H, तो B कितना R, H कितना Z, cos फाई इक्वल टू R/Z। इसमें क्या है cos फाई इक्वल टू R/Z। ये समझ में आया, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो सुनो नेक्स्ट হচ্ছে কি केस 3, केस 1 केस 2 एलसीआर सर्किट में हो गया था, है ना, एक ही बोर्ड में मैं लिखा था केस 1 केस 2। केस 1 में क्या था, केस 1 में क्या था, इंडक्टर में मैक्सिमम पीक वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, VOL, है ना, मतलब V0L ग्रेटर देन V0C। केस 2 में कितना था, V0L लेस देन V0C। ठीक है, अच्छा अब केस 3, केस 3 क्या है, V0L इक्वल टू V0C, तो I0XL इक्वल टू I0XC, है ना। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, XL इक्वल टू XC। ठीक है, इसका मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम, तो उसी सर्किट को मतलब क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट। उसमें क्या होता है, ये दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, करंट, जिस सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा उसी सर्किट को क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट में, जिस एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा उसी एलसीआर सर्किट को ही बोलते हैं रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। ठीक है, ऐसे देखो, तो इसको इस तरफ ले आओ, ये 2πf0 LC, 2π को इस तरफ ले आया। ठीक है, यही मेरा क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा देखो ये मेरा क्या था, फेजर डायग्राम था, इधर ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ बचा कितना, ये सिर्फ बचा, और ऑब्वियसली करंट तो होगा ही। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, ये करंट तो होगा इसमें, करंट। अच्छा तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या था, R² + XL - XC या XC - XL, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो, क्यों, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट 0 हो गया, तो Z इक्वल टू R हो रहा है, देख पा रहे हो, मिनिमम हो रहा है इम्पेडेंस, है ना, तो मेरा करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जिस एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होता है उसी एलसीआर सर्किट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अच्छा तो इधर मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं, देखो ये मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम कहां पर, F0 में। ठीक है, अच्छा और ये वाला मैं ग्राफ मतलब ड्रॉ करता हूँ XL और XC का, है ना, XL इक्वल टू ω/L, XC इक्वल टू 1/ωc, तो इनवर्स, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, Q फैक्टर, देखो क्वालिटी फैक्टर, इट इज द मेजर ऑफ sharpness of, it is the measure of sharpness of the resonance of an LCR circuit. It is defined as, it is defined as the ratio of voltage, developed across inductance
or capacitance, I repeat, it is defined as the ratio of voltage developed across inductance or capacitance at resonance to the voltage applied across resistor, to the voltage applied across resistor. देखो Q फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस और C डिवाइडेड बाय R, VL और VC डिवाइडेड बाय, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/R रूट ओवर ऑफ L बाय Q फैक्टर इक्वल टू 1/R रूट ओवर ऑफ L बाय C। ठीक है, डेरिवेशन ये सब नहीं चाहिए। और क्या लिख सकता हूं बोलो, Q फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट L डिवाइडेड बाय R और इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा नॉट R C। ये भी याद करोगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी Q फैक्टर है, Q फैक्टर का फॉर्मूला ये, ठीक है। इसको ना इस टर्म में भी लिखते हैं, देखो Q इज इक्वल्स टू Q फैक्टर, ऑब्वियसली Q फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी stored divided by energy dissipated, dissipation ऐसा, ठीक है। ये देखो, Q factor is just a number having no dimension. Q factor is just a number having no dimension. Having no dimension. It can also be called voltage multiplication factor. It can also be called voltage multiplication factor. ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इधर एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लिखो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अच्छा सुनो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा ग्राफ था किसमें, ये मेरा ग्राफ था रेजोनेंस सर्किट में ग्राफ था ये। अच्छा, तो ये मेरा F0 था, तो ये मैं ओमेगा के टर्म में लिखा हूं, इसलिए इधर ओमेगा नॉट है। और ये मेरा मैक्सिमम करंट है, I max लिख सकते हो या I0 लिख सकते हो। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए मेरा पावर हाफ हो जाएगा और करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स हो जाएगा। क्या बोला, जिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए मेरा ये जो मैक्सिमम करंट है वो उसका और पावर हाफ हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, सुनो, पी मैक्स का क्या फॉर्मूला है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, जिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए करंट अपना √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स, देखो करंट अपना √2 टाइम्स वैल्यू को घटा देगा, ये कितना है, आई नॉट बाई √2, मैक्सिमम करंट आई नॉट, जो मैक्सिमम करंट है वो ये √2 टाइम्स घट जाएगा, नहीं तो पावर हाफ हो जाएगा। देखो पावर कैसे हाफ हो रहा है, थोड़ी देर में बोल रहा हूं, देखो ये ω1, ये ω2, ठीक है। तो इधर देखो, इधर ये मेरा क्या है, P मैक्स, ये क्या होगा P मैक्स, RMS, ये मेरा RMS का वैल्यू आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, देखो ये क्या मैक्सिमम करंट आई नॉट स्क्वायर आर, ये क्या हो रहा है, ये जो मैक्सिमम था है ना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू था उसका हाफ हो जा रहा है। देखो ध्यान से समझो, इसको ना तुम मैक्सिमम भी लिख सकते हो, अगर आई नॉट में कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इसको मैक्सिमम लिख सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ ये मैक्स, तो ये देखो मैक्स, ये देखो ये मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये इसको मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स घटेगा, ये मैक्स, ठीक है। और ये जिसमें जहां पर पावर मेरा हाफ हो, ये मेरा P1 लिखो ऐसे, ठीक है, P1 मैक्स, तो P मैक्स बाय 2, समझ पा रहे हो, उसी को मतलब क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये ω2 माइनस ω1 क्या होता है, R/L, इसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। सुनो बैंडविड्थ, सुनो होता क्या है, तुम FM स्टेशन तुम्हें खोलना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं 93.5 FM में खोलूंगा, ठीक है। अच्छा तुम मतलब क्या सोच रहे हो कि 93.5 खोलूंगा, अच्छा ऑलरेडी तो 93.5 है बिग FM, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 93.7 खोल लेता हूं, ऐसा तुम सोचोगे, क्यों, क्योंकि ये एक बड़ा मतलब चैनल है 93.5, तो कोई अगर स्विचिंग करते करते जाते मेरा चैनल भी विजिट कर लेगा 93.7, है ना। लेकिन तुम जब तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है 93.7 मेगाहर्ट्ज को लेके जब तुम जाओगे ना रेडियो स्टेशन के पास, जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, ऑल इंडिया रेडियो बाबूघाट में है, जब तुम जाओगे वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब तुम देखना रेडियो का भी मतलब यूज किए हो तुम लोग, जब तुम लोग उसको रेडियो के चैनल में जाओगे ना, जब 93.5 नहीं आया है 93.4 आया है, जब देखना 93.5 में जो गाना बज रहा है उस पर थोड़ा सू होके, लेकिन गाना तुमको थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, कभी सुने हो, अब तुम लोग तो यूज नहीं किए होंगे, तो ऐसे होता था। सुनो 93.5 है, अब 93.3-4 जब तुम आओगे ना ऐसे घुमाते घुमाते, तो 93.5 में जो हो रहा था उसका थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, थोड़ा सौ ऐसे आवाज भी सुनाई देता है, ऐसे आवाज, ठीक है। जब तुम 93.5 में आ जाओगे पूरा गाना क्लियरली सुनाई देगा, इसका मतलब ये पूरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और ये 93.3 93.4 ये सब क्या है, इसको बैंडविड्थ दिया गया है, तुम उसको नहीं ले सकते हो, तुमको दूसरा फ्रीक्वेंसी चूज करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। 93.5 है तो उससे 2-4 फ्रीक्वेंसी ज्यादा, 0.24 फ्रीक्वेंसी कम, ऐसे उन लोगों को बैंडविड्थ मिला है, समझ पा रहे हो। तो बैंडविड्थ मतलब क्या है, जहां पर करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा और मैक्सिमम पावर उसका हाफ हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और उसी में क्या बनता है, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट बनता है। समझ में आया, हाँ ठीक है। और क्यू फैक्टर का ना इधर और भी एक फॉर्मूला है, ω0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ω2 माइनस ω1, ये माइनस ω1। करंट होता क्या है, जो करंट सर्किट में मेंटेन करने के लिए खुद को कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टलेस करंट। क्या बोल रहा हूं, जो करंट खुद को सर्किट में मेंटेन करने के लिए कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, वर्टलेस बोल रहा है ना, कोई पावर नहीं है, समझ पा रहे हो। कोई भी करंट
खुद को सर्किट में मेंटेन करने के लिए कोई पावर का यूज नहीं कर रहा है, पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मान लो एक LCR सर्किट है, ठीक है। अच्छा पहले तो डेफिनेशन लिख लो एक बार, पहले तो डेफिनेशन लिख लो। द करंट which consumes no power for its maintenance in the circuit, the current which consumes no power for its maintenance in the circuit is called worthless current or ideal current। ठीक है, अब सुनो, कंसीडर अ LCR सर्किट इन which LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या था, केस 1, केस 2, केस 3 था। केस 1 में क्या था, केस 1 में था अगर इंडक्टर में वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, तो मेरा तो उधर VOL ग्रेटर देन VOC था, है ना। हम लोग यही कंडीशन लेके ही काम करेंगे। अगर हो तो क्या होगा, सुन लिखो, कंसीडर LCR सर्किट for which voltage leads current by 5। तो देखो क्या होगा, ये IRMS, ये VRMS या ERMS, कोई कोई बुक में ERMS भी लिखा जाता है कैपिटल। तो इसके बीच में कितने डिग्री एंगल है, 5। तो इसका एवरेज पावर क्या हो रहा था, बोलो, एवरेज पावर VRMS IRMS cos 5, यही हो रहा था, है ना। इसके बीच में जो एंगल है वही तो आएगा। अच्छा, अब ये IRMS को ना मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूं, देखो। अच्छा देखो, तो ये जो IRMS है, इसका एक कॉस, इसका इस साइड कंपोनेंट कितना आएगा, देखो 5 को टच होके, तो कितना होगा, IRMS cos 5, और ये कंपोनेंट कितना होगा, IRMS sin 5। बोलो, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज पावर, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज पावर किसके बीच में मैं ले रहा हूं। देखो अब देखो, मैं इसको तो भूल जाऊंगा अभी, है ना, मैं अभी इसको तो भूल जाऊंगा, ये क्यों, क्योंकि मैं इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो, VRMS और IRMS cos 5, ये वोल्टेज और ये करंट, ये अभी करंट है, ये पूरा अभी करंट है ना। तो ये करंट और ये वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, ये सर नो। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, वोल्टेज करंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, वोल्टेज करंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा करंट है, और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। लिख सकता हूं, देखो VRMS IRMS cos 5, ये अभी करंट हुआ, कॉस, ये दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, वोल्टेज करंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज करंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये क्या होगा, VRMS IRMS cos 5। क्या इधर पावर 0 हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये जो IRMS cos 5 वाला जो करंट है वो वाटलेस करंट नहीं है, वाट है, लेस नहीं है, वाट। समझ पा रहे हो? हाँ, अब देखो P एवरेज फॉर दिस, देखो ये वोल्टेज, ये करंट को भी मैं कंसीडर में ले रहा हूं। तो देखो क्या कर रहा हूं, VRMS IRMS sin 5 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये पूरा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ऑब्वियसली हम लोग जो कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं cos और sin थीटा में, वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में होते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज करंट cos ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज करंट cos ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये क्या, cos 90 0 है, 0।
ये इसका मतलब IRMS sin phi इज अ वटलेस करंट। बात समझ में आ रहा है? IRMS sin phi इज अ वटलेस करंट। अब मैं लिख सकता हूं इसको, देखो दिस करंट इज वटलेस करंट। क्यों? क्योंकि इसके लिए पावर क्या हुआ? 0 हुआ, वटलेस करंट। ठीक है। न्यूमेरिकल, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? चोक कॉइल। ठीक है। चोक कॉइल को हम लोग यूज क्यों करते हैं? एसी में पावर वेस्टेज कम होने के लिए। चोक कॉइल होता क्या है? एक इंडक्टर ही होता है, एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर को क्या बोलते हैं? और एक वर्ड में बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। एसी जो वोल्टेज भेज रहा है उस तरफ वो एक बैक ईएमएफ देगा, ताकि वोल्टेज घट जाएगा। वोल्टेज घटेगा मतलब ईएमएफ घटेगा, इसका मतलब करंट फ्लो कम होगा। करंट फ्लो कम होगा तो पावर रिड्यूस, पावर जो वेस्टेज हो रहा है वो रिड्यूस होगा। लेकिन जो डीसी में हम लोग कैसे पावर को हम लोग कंट्रोल करते थे? डीसी में हम लोग यूज करते थे रियोस्टेट। क्या यूज करते थे? वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट में जब हम लोग पावर को कंट्रोल करते थे तब उसमें क्या होगा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता था। क्या मतलब होगा प्रोड्यूस? हीट, है ना। लेकिन एसी में हम लोग मतलब क्या यूज करते हैं? एक इंडक्टर। इंडक्टर को मतलब क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या करता है? एक बैकवर्ड एक ईएमएफ को ईएमएफ सप्लाई करता है अगेंस्ट द एक्चुअल पावर सप्लाई। ठीक है। तो उसमें मतलब क्या होता क्या है? वोल्टेज रिड्यूस होता है, करंट रिड्यूस हो जाता है। समझ पाए? है ना। उसी को बोलता है चोक कॉइल। चोक कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है। लिखते हैं थोड़ा बहुत, लिखो, थोड़ा थ्योरी पार्ट है। चोक कॉइल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द करंट इन अ गिवन सर्क्यूट, with a minimum wastage of energy, with a minimum wastage of energy. Second point, in DC circuit, variable resistance is used to control the power wastage. पावर और एनर्जी वेस्टेज लिखो, पावर और एनर्जी वेस्टेज। एनर्जी क्या होता है? I² R, है ना। एनर्जी I² R T होता था, पावर I² R होता था। ठीक है। अच्छा लिखिए, एनर्जी I² R T ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, ड्यू टू दिस wastage power are in the form of heat, in DC circuit, मतलब डीसी सर्किट में क्या हो रहा था? जो पावर का लॉस हो रहा था वो हीट के फॉर्म में फील हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, बट इन केस ऑफ एसी सर्क्यूट, नेक्स्ट पॉइंट में, बट इन केस ऑफ एसी सर्क्यूट we use an inductance to avoid the unwanted energy loss. उसी पॉइंट में ही इंडक्टेंस sets up a back EMF which opposes the applied EMF, so the current is
Opposed is the applied EMF. Huh? So the current is reduced huh? Such an inductance coil used in AC circuit, such an inductance coil used in AC circuit to limit the current, without dissipation of power, is called choke coil, Choke coil has small resistance, and large inductance. Small resistance ब्रैकेट में ideally 0, small resistance ब्रैकेट में ideally 0 and large inductance. ठीक है? अच्छा, लिखो पावर फैक्टर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर ऑफ choke coil is, उसी में पावर फैक्टर ऑफ choke coil cos phi equal to 0. पावर फैक्टर ऑफ choke coil cos phi equal to 0. ठीक है? अच्छा, ठीक है, तो क्या है कि cos phi, अच्छा ये एक्चुअली क्या है पता है, ये RL सर्किट, इसी को ही तो बोलते हैं चोक कॉइल. यही मेरा चोक कॉइल होता है, ये L और ये R. ठीक है, तो ये क्या है बोलो, R बाय जेड, यही तो होता है. R जेड कितना है, ओमेगा L. ये इधर क्या होता है बोलो, वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा L, ऐसे होता है. ठीक है, देखो इंडक्टेंस पार्ट हाई होता है. ठीक है, तो चोक कॉइल एक होता क्या है, आरएल सर्किट होता है. कोई भी सर्किट हो उसका तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और मैं एक इंडक्टर को जोड़ रहा हूं क्योंकि वो बैक ईएमएफ देगा. तो मैं जो ईएमएफ भेज रहा हूं, मैं जो वोल्टेज भेज रहा हूं उसको अपोज करेगा तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो वोल्टेज रिड्यूस होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है I²R. मुझे कुछ भी करके अगर मैं करंट को रिड्यूस कर दिया तो मैं पावर लॉस को कंट्रोल कर सकता हूं. ठीक है, ये होता है चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट. तो देखो क्या है, NS मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. अच्छा, EP और नहीं तो VP लिखते हैं इसको. तो क्या है ये, EMF और वोल्टेज इन प्राइमरी है ना, ES और VS को मैं वोल्टेज और EMF इन सेकेंडरी बोल रहा हूँ. बोला ना, किसमें ये मतलब काम कर रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. क्या बोलते थे वो, फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF प्रोड्यूस होगा. और लेंज ने मतलब क्या बोले, जो EMF प्रोड्यूस होगा है ना उसमें, या जो करंट फ्लो होगा उसको अपोज करने लगेगा, इसीलिए इधर माइनस आएगा. ये स्मॉल ही था है ना, E इक्वल टू माइनस एन d∅dt था, तो मैं इसको कैपिटल में लिखा हूँ इधर, क्योंकि सिंबलाइज करने के लिए है ना. तो ES इक्वल टू माइनस NS d∅dt, EP और VP इक्वल टू माइनस NP d∅dt. ठीक है, माइनस क्यों आ रहा था, लेंज लॉ के लिए. ये म्यूचुअल इंडक्शन में अच्छे से कराया गया है. अच्छा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको डिवाइड करो, दिस डिवाइड बाय दिस, ये मिला. अच्छा, मैं ये इक्वेशन इसको स्टार दिया हूँ. अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या है, 100% एफिशिएंट. ये लेकिन 100% एफिशिएंट होता नहीं है ट्रांसफार्मर, 93 ऐसे कुछ परसेंटेज होता है. अच्छा, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है. 100% मतलब क्या, जितना आउटपुट हो रहा है
इसका मतलब जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट हो जा रहा है ना। तो 100% एफिशिएंट, मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जाकर पूरा फिट बैठ रहा है। तो और एग्जाम में तुम उसी को ही लिख रहे हो, इसका मतलब तुम पूरा 100% एफिशिएंट हो, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ठीक है, मतलब जितना इन हो रहा है वही आउट हो रहा है। तो क्या ये पावर क्या है, इसका पावर इनपुट प्राइमरी सेकेंडरी, देखो इसको इस तरफ लिया, इसको उस तरफ लिया, IP बाई IS इक्वल टू VS बाई VP। इसको मैं क्या दिया हूँ, डबल स्टार, बाय कंपेयरिंग स्टार और डबल स्टार, ये VS बाई VP, VS बाई VP। तो क्या होगा, VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल्स टू IP बाई IS, प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी। ये इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। ये देखो ये दोनों सेम में है रेशियो में, ये इन्वर्स रेशियो में है। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, अच्छा अब मेरा ट्रांसफार्मर ना दो टाइप का है। क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, सुनो, स्टेप अप मतलब क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर VS ग्रेटर देन VP। देखो स्टेप अप माने क्या है, सेकेंडरी ज्यादा होगा, NS ग्रेटर देन NP। लिख लेना एग्जाम में, इफ नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये सब थोड़ा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज नोन एज ये सब तुम लिख तो आते हैं। देखो प्राइमरी करंट ज्यादा होगा स्टेप अप में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर मैं कोई भी लो वोल्टेज डाल रहा हूं तो उसको हाई करके लोड के पास भेज देगा। ठीक है, हाई कर देगा उसको। स्टेप डाउन क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये तो क्या होगा, VS NS IP एक मिनट, ये हाँ सही है। देखो ये दोनों में प्राइमरी बड़ा है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, जो भी मैं वोल्टेज इधर अप्लाई करूंगा उसको डाउन करके भेज देगा लोड के पास। कहां पर होता है, चार्जर में होता है। तुम लोग का चार्जर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो भी वोल्टेज आ रहा है 180, 160, 210 वोल्टेज जो आ रहा है वो उसको क्या करता है, डायरेक्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट है ना, ऐसे करके भेज देता है। किसके पास, लोड के पास। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है, देखो प्राइमरी बड़ा लेकिन इसका सेकेंडरी करंट लेकिन बड़ा होगा इसका। ये थोड़ा ट्विस्ट होता है इसमें, इधर इसको याद रखना है। ठीक है, सबका न्यूमेरिकल करेंगे।